सर लेटेस्ट एमटीपी कल परसों ही आई है सर। इसमें मैं आपको ना केस सिनेरियो बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनना, सीखना। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है सर, ऐसे ही बनाओगे और ऐसे से ही प्रॉपर तरीके से बनेगी सर। कभी भी क्या होता है सर, प्लीज मैम शांत, बेसिक कॉमन सेंस, ठीक। तो सर ध्यान दो कैसे केस सिनेरियो बनाना है। कभी भी इनकम टैक्स आप लोग का तो 50 मार्क्स का होगा, ये नवंबर वालों का है तो 60 का है ना, तो आप लोग में तो 50 मार्क्स का होगा। तो सर अब एक बार ध्यान देना, 60 मार्क्स का जो इनकम टैक्स है उसमें सबसे पहले केस सिनेरियो होते हैं और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। केस सिनेरियो, फिर कुछ एमसीक्यूज होंगे, ये देखो ये केस सिनेरियो, इसके बाद कुछ इंडिविजुअल एमसीक्यूज होंगे और उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टार्ट होगा। कभी भी केस सिनेरियो पढ़ने का या सॉल्व करने का तरीका ये होता है सर, कभी केस सिनेरियो पहले नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना, आंसर ही नहीं आएगा। आप क्या करो, सबसे पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ना इसलिए स्टार्ट करो सर, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप अपने माइंड को ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हो। भाई देख तेरे को किस चीज से रिलेटेड ऊपर सोचना है, फिर आपका दिमाग क्या होता है, उसी चीज से रिलेटेड चीजें सोचना स्टार्ट करता है। इसका फायदा ये होता है कि एग्जाम में आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमता, एक जगह पे स्टक रहता है। उससे फायदा ये होता है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं सर। क्योंकि आप समझो, मैं आपको 100 प्रोविजन एक साथ सोचने बोलूं और 10 प्रोविजन एक साथ सोचने बोलूं, 10 ज्यादा सोचना आसान है एज कंपेयर टू 100, ठीक। तो केस सिनेरियो में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूरा घुस के डिटेल में पढ़ लेना, क्वेश्चन हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। देखो कैसे, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इंस्टीट्यूट का प्यार से कहना ये सर, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना, मतलब हर को ऑप्शन 2-3 आंसर, हर क्वेश्चन में 2-3 आंसर है, आप मोस्ट एप्रोप्रिएट वाला सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखो हम क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरी, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर है सर, ऊपर सैलरी वाली बातें दिखने वाली बात, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है सर, वेदर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस की बातें ऑन द सैलरी। अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाऊंगा सर। टीडीएस पे सैलरी होती है सर, सेक्शन 192 बोलता है सर टीडीएस पे सैलरी, और सैलरी में जो टीडीएस कटता है वो स्लैब के बेसिस में कटता है, ठीक है। स्लैब याद है ना सर, 2.5 लाख फिर 5 लाख, वो स्लैब के बेसिस में। फिर आपको बोला सर सामने वाले की टोटल इनकम भी निकालो सर, राउंड ऑफ मत करना। सामने से बोला इनकम टैक्स राउंड ऑफ होता है 10 रुपीज, आप राउंड ऑफ मत करो, आप सिर्फ टोटल इनकम निकाल के बता दो। और सर ये मान के चलना कि आप 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करते हो। फिर है सर टैक्स लायबिलिटी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि अभी हम टोटल इनकम के ही क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। फिर आपको ये बोल रहे हैं सर टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लीजिए, और ये मान के चलिए कि 115 बीएससी सामने वाला ऑप्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और होता है सर, जहां पर ये बोल रहे हैं कि चैप्टर 6 से की डिडक्शन निकाल लेना, तो वो अपन आगे देखेंगे सर, चैप्टर 6 से की डिडक्शन। और सर अब क्या करते हैं, अपन केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब अपन केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो अब अपन को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक सेकंड रुको, दिमाग में सोचो क्या क्या चीजें थी। सैलरी, ठीक है, फिर अपन को क्या निकालना है, टीडीएस वाली बात सोचना है, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी और फिर डिडक्शन वाली बात, यही चीज थी। अब अपन क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और माइंडसेट देखो, पहली बार इस तरीके से दिया है, इस तरीके से कभी नहीं देता है वो सैलरी को, कितने प्यार से अलग तरीके से सैलरी को दिया है। आज तक अपन कैसे देखते हैं, वो पैराग्राफ के फॉर्म में सैलरी वगैरह होता है, पॉइंट्स के फॉर्म में होता है। ये देखो, ये तो ऐसा दे दिया है, डेबिट क्रेडिट जैसे सैलरी को दे दिया है। यहाँ पर डाल दिया है अर्निंग, मतलब मेरे पास पैसा आया है, और डिडक्शन मतलब सर ये मैंने कहीं पैसा दिया है। समझ रहे हो बात? देखो अब ध्यान देना कैसे। मिस्टर साहिल एज 45 ईयर्स, इसका रिलेवेंस है। क्यों सर, हमें टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो सर उसकी एज के बेसिस में ही तो स्लैब डिसाइड करेंगे सर। वर्किंग इन द स्काई प्राइवेट लिमिटेड एज अ सीनियर मैनेजर फाइनेंस, हिज ईयरली पे स्लिप, पूरे साल भर का बता रहे सर, ये मेरे पूरे साल भर की कहानी है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एज फॉलोज, ठीक है। चलो देखते हैं आराम से। कभी भी ऐसा तो पहले कभी नहीं दिया है, बट इस बार दिया है। अगर ऐसा फ्यूचर में दे दे, मई 24 में अगर दे दे, तो ध्यान रखना इस चीज का कि सर हमें क्या करना चाहिए, सर पहले अर्निंग वाले साइड पे चलना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें तो पहले देखोगे ना सर, सीधा डिडक्शन देख के क्या कर लोगे। तो पहले अर्निंग साइड पे आते हैं। बेसिक पे दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है। अब मैं जब डीए देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, साला ये फॉर्मिंग है कि नहीं, पहले ढूंढूंगा नीचे। एचआरए दिया है, वाओ, मींस एचआरए की कंप्यूटेशन वाली बात है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलायंस, ये तो आंख बंद करके टैक्सेबल होता है, अदरवाइज अगर डिफेंड में छोड़ दो, कुछ केसेस में छोड़ देते हैं हम। पर्सनल अलायंस ये सब टैक्सेबल है सर, ऐसे कुछ भी अलायंस हम छोड़ते नहीं है।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस सर हम पढ़ के आए सर, 2 बच्चा 100 रुपए और सर इंटू 12 कर लेंगे पूरे साल भर का, वो हमें मिल जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादा दिया है, 12,000 है सर, ये टैक्सेबल होने वाले सर। मेडिकल अलायंस आंख बंद करके टैक्सेबल है, बोनस के साथ हम कोई छोड़ते ही नहीं सर इसको। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सर इसकी एटीसी में डिडक्शन मिलती है, अब तो हम एटीसी पढ़ के आए हैं सर, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स सर ये माइनस होता है, नीचे डिडक्शन में माइनस होता है सर। इनकम टैक्स यही तो वो है जो बोल रहा था कि उसने टीडीएस डिडक्ट किया, याद है सेकंड वाला ऑप्शन जो था क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन जो था एमसीक्यू का, कि उसने टीडीएस डिडक्ट किया सर। उसके बाद दिया हुआ है नेट पे, नेट पे मतलब फाइनली कितना पे किया गया है सामने वाले पर्सन को। आई बात समझ, आगे बढ़ते सर। His employer also contribute an equal amount of contribution towards recognized provident fund। भैया एम्प्लॉयर भी इतने कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। अब बात ये है सर, ये देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। अब सर एम्प्लॉयर में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12% वाली लिमिट चेक करना पड़ेगा। अभी लिखा नहीं हूं, जब लिखेंगे तो अपन देखेंगे सर। तो अपन को 12% वाली लिमिट चेक करना पड़ेगा, 12% ऑफ बेसिक प्लस अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला रहा तो वो भी लेंगे सर। आगे देखो, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, वेरी नाइस, मतलब बेसिक और डीए दोनों लेना है सर मेरे को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है। ही हैज इंटीमेटेड टू हिज कंपनी दैट ही वुड ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। एक नंबर, इसने कंपनी को बोला सुनो भैया हम 115 बीएससी लेके चलेंगे। तो मैं बोला सुनो अगर आप 115 बीएससी लोगे तो सरकार आपकी लंका लगा देगी। लंका कैसे लगाएगी, आपको डिडक्शन देने वाली नहीं है, सेक्शन 16 की पूरी डिडक्शन गई, लीव ट्रेवल कंसेशन गया, याद आ रहा है सर। कोई भी अलाउंसेस नहीं देने वाली है, वो कुछ थोड़े बहुत दे देती है ट्रैवलिंग कन्वीनियंस कुछ को छोड़ के, बाकी कोई अलाउंस देने वाली नहीं है सर। वो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। He has not submitted any investment proof to the company। ये बोलता मैं इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी नहीं दूंगा। मैं बोला क्यों, वो बोला सर एटीसी से एटीयू भी तो नहीं देते 115 बीएससी वाले को, तो मैं दे के क्या करूं प्रूफ, मैं प्रूफ दे के क्या करूं, आप मुझे डिडक्शन तो वैसे भी नहीं देते हो, तो जब देते ही नहीं हो तो मैं प्रूफ भी नहीं देता, ठीक है बात भी खत्म, सही भी है। He has paid 55,212 towards medical premium for his parents। पेरेंट्स के लिए पे करता है, तो इसकी डिडक्शन कहां मिलती है सर, 80D और 50,000 मैक्सिमम लिमिट है सर। आई बात समझ। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, he has purchased a house of 38 lakh during the year 2020 and taken a loan of 28 lakh from HDFC to purchase this house। very nice। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस 35 लाख है। अब जैसे मैं ये देखा ना मेरे दिमाग में कुछ कुछ बातें आने लग गई, डिडक्शन की बातें आई, क्योंकि डिडक्शन में ना 80EE पढ़ते हैं, 80EE पढ़ते हैं, और 80EE का इंप्लीकेशन इसमें क्यों होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। 80EE के लिए अपन ध्यान देना सर, ठीक है, अगर इंटरेस्ट मिला तो अभी देखेंगे आगे पढ़ेंगे। तो 80EE का इंप्लीकेशन इसलिए हो सकता है सर क्योंकि उसमें बात थी 1/4/2019 के बाद और 31 मार्च 2022 सर, इससे पहले अगर आपने लोन सैंक्शन करवा लिया तो आपको इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलता है 1,50,000 तक। तो सर यहां पर कितना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है, वहां पर लिखा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 35 ही है। भाई ईएमआई पे करता है 22,835, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता ईएमआई कितनी पे कर रहा है सर। उसको घर मिल गया 1/4/2022 को, ठीक है। हमारा तो प्रीवियस ईयर अभी के लिए 22-23 है ना, ठीक, नवंबर वालों के लिए। ही हिमसेल्फ इज ऑक्यूपाइंग दिस हाउस, टोटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड फॉर द फुल ईयर। ओ माय गॉड, देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दे दिया। अब प्रिंसिपल जाता है एटीसी में, ये पढ़े हम, इंटरेस्ट जाता है सर, अब इंटरेस्ट के साथ लोचा है, इंटरेस्ट 2,18,983 है सर। इस केस में 2 लाख आप कहां के क्लेम कर लोगे, आईएचपी में, और बचा हुआ बैलेंस कहां क्लेम करोगे, 80EE में। समझ आया, सॉरी समझ आया। और एक बात खास लिखी हुई है ना सर, अरे यार सॉरी, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ही हिमसेल्फ इज ऑक्यूपाइंग हिज हाउस, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आईएचपी में आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम करते हो, 2 लाख, तो प्रैक्टिकली आपका आईएचपी से लॉस भी कितना आ जाएगा, 2 लाख। समझ आई बात। बचा हुआ इंटरेस्ट हम कहां क्लेम करेंगे, 80EE में क्लेम करेंगे, याद है ना सर। 80EE तो हो ही नहीं सकता सर, वो तो 2016-17 के लिए होता था, ये तो 20 की कहानी है ना सर, ठीक है। आगे, he has 3 children studying in a Sandalwood International School। The following are the component of the school fees paid for the academic session 22-23। ट्यूशन फीस दी हुई है, 3 बच्चे हैं सर,
सर ट्यूशन फीस तो 2 ही बच्चों के अलाउड है और वो भी एटीसी में अलाउड है। सर हम तो 2 ज्यादा वाले लेंगे बच्चे, ठीक है, ये कम वाले को छोड़ देंगे सर। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 77। क्लियर हुआ? अच्छा, बट ये देखो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, सर ये सब हमें चाहिए ही नहीं, हम तो पढ़ के आए वहां पर, सिर्फ ट्यूशन फीस अलाउड है, उसके अलावा ये जो भी एडमिशन एक्टिविटी है जो भी फीस है ये सब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिलती है? ट्यूशन फीस। उसके बाद देखो, ही हैज इन्वेस्टेड 5000 इन एचडीएफसी यूलिप। सर क्या ये हम एटीसी में पढ़ के आए? यस, यूलिप प्लान अपन एटीसी में पढ़े। टेकन अ एलआईसी पॉलिसी फॉर हिज वाइफ, क्या वाइफ कवर्ड है? हाँ सर, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, तीनों एटीसी में कवर्ड हो जाते हैं। He has invested 12,500 and 25,000 towards NPS Tier 1 and Tier 2. Tier 2 मिलता है ATC में बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये प्राइवेट वाला है तो Tier 2 हटा दो। Tier 1 आपको मिलेगा सर ATCCD में 1B में, अभी लिखा है ना आज, ATCCD 1B में मिलेगा सर, ठीक है। इसके लिए क्या 1.5 लाख की लिमिट अप्लाई होती है? नहीं सर, ATCCD 1B के लिए जो एडिशनल 50,000 मिलता है उसमें 1.5 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती है, तो ये 12,500 वहां पर क्लेम करेंगे। क्लियर हुआ सबको? He has also donated 50,000 इन पीएम केयर फंड, ये तो ATG है, डोनेशन है ATG में। सर क्या क्वालिफाइंग लिमिट वाला है? नहीं, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100% मिलता है सर, ये तो ATG में जाएगा। अगला देखो, he has invested 40,000 in listed equity share of शक्तिमान, ये कहां से क्या नाम लाते हैं, शक्तिमान पावर सॉल्यूशन लिमिटेड ऑन 1 मार्च 2022 फॉर 200 रुपीज पर शेयर। मतलब प्रैक्टिकली 200 शेयर लिया, कैसे समझ आया? 40,000 डिवाइडेड बाय 200 तो 200 ही शेयर तो आएंगे। एंड सेल 100 शेयर, भैया 200 शेयर खरीदा है, बेचा तो सिर्फ 100 ही है, और सर कितने में बेचा? 350। सर अगर याद हो तो सेक्शन 111A अप्लाई होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, इक्विटी शेयर, और देखो आगे लिखा हुआ एसटीटीज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेस। तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ इंडेक्सेशन तो होना भी नहीं है, और सर यहाँ पर सिंपल है, 150 रुपए का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, समझ आ रहा है ना सर? 350 माइनस 200, 150 रुपए, 150 रुपए इंटू 100 करेंगे, हमारा आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000। समझ आई बात? ये सब चीजें ना एग्जाम में बाजू में लिख देना, अरे ऐसी तैसी करा है, जो हल्ला कर रहा है करने दो, एक बार तो लिखो, नहीं तो आप समझो सर आप, ये तो देखो मेरे को याद है, मेरे को चीजें सब याद है, आपको कितनी चीजें दोबारा याद आने वाली है, वो दिक्कत तो रहेगी ना सर। आ रहा है समझ? छोटा लिखना, बड़ा बड़ा मत लिखना, पकड़ा जाओगे, छोटा लिखना, इतना लिखना कि आपको समझ आ जाए, आपको दिख जाए, आपके लिए काफी हो, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो सर इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं। अच्छा याद रखना सर, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे तो 115 बीएससी को ध्यान रख के निकालेंगे। चलो सर लिखते हैं, सब लिखेंगे सर, मैं अकेले नहीं लिखूंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करो, सब लिखेंगे सर। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक पे, सर फॉर्मेट नहीं होता ये, इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, भूलो मत, ये एमसीक्यू है सर, ये कोई चेक थोड़ी होने वाला है कि क्या लिखियो क्या नहीं लिखियो, इट्स द पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, जो करना है अंडरस्टैंड करो सर, बट मुद्दा क्या है, आंसर आना चाहिए, तो हम भी रफ में ही लिखेंगे, फटाफट फास्ट लिखेंगे सर, शो वो कुछ नहीं करना होता है। 6340, अरे यार मेरे को अमाउंट वगैरह बताओगे क्या यार? 6340, यार रुको मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर्स लगेगी ना मेरे को सब। अगला है डीए 126,814। अगला एचआरए, अच्छा मेरा क्वेश्चन, एचआरए में एग्जेम्पशन दोगे कि नहीं? एचआरए भी तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है ना, दोगे नहीं दोगे? यहाँ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला किस्सा खेलोगे कि नहीं खेलोगे? क्यों? सर खुद के घर में रह रहे हैं, अगर कोई इंसान खुद के घर में रह रहे तो फिर हम पढ़ के आए थे सर एचआरए पूरा टैक्सेबल होता है, ये तो खुद के घर में ना लिखा तो था नीचे, याद है ना, ये देखो, he himself is occupying the house, खुद ही के घर में रह रहा है, तो खुद के घर में रह रहा है, एचआरए में कोई लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट ही नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल है सर। 317,040, उसके बाद सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आंख बंद करके टैक्सेबल है सर 19,200, थोड़ा फास्ट लिखना है ना,
पर्सनल अलाउंस 509088 कैलसी रखना सर, क्योंकि अगला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर बच्चे में 100 रुपए पर बच्चा इंटू 2 बच्चा इंटू 12। पहले मेरा क्वेश्चन माइनस होगा कि नहीं, एग्जामिशन मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी ना सर, 115 बीएससी कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, एग्जामिशन मिलेगी ही नहीं सर। तो ये पूरा का पूरा 12,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगला मेडिकल अलाउंस, सर कितना दिया हुआ है 15,000, ये तो वैसे भी टैक्सेबल होता है सर। बोनस ठीक है कितना है 20,000, ये भी टैक्सेबल होता है सर। ठीक, इसके बाद और कुछ सर बचा है ना सर, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, लड़ाई तो पूरी इसी की थी सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट कितनी थी, 1,14,132, 1,14,132, ये कंट्रीब्यूट दोनों की है, पर हमें तो 12% चेक करना है। हम क्या करेंगे सर, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। प्लीज बेसिक और डीए ये दोनों दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो, दोनों का 12% करके आप मेरे को अमाउंट बताओ कितनी आ रही है। 76 तो आ ही नहीं सकता, ये एक बार मान भी सकता हूं सर, ये माइनस करो कितना आ रहा है, नहीं माइनस करके कितना आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर पक्का? नहीं बता रही तो प्लस करके बता रही, क्यों बता रही थी बहन? चलो सर ये आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी, सर प्लीज ऐड करिए इसको और छोटा कर दो, ले लो ग्रॉस सैलरी ऐड करके बताओ सर। $16,76,036। देखो यही आ रहा है क्या सब, आया? अब मेरा क्वेश्चन नीचे डिडक्शन ले लूं 50,000, नहीं ना 115 बीएससी है ना, 50,000 डिडक्शन ना प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, कुछ नहीं ले पाऊंगा सर। तो यही मेरा आंसर है पहला वाला एमसीक्यू का, सी। आया समझ? अब आप मेरे को बताओ कौन सा रॉकेट साइंस आता है सर, क्या ऐसा इतना रॉकेट साइंस पॉइंट था इस क्वेश्चन में, या अभी तक ऐसा क्या लगा जो बनाने लायक ही नहीं, सोचने लायक ही नहीं था सर? हाँ प्रोविडेंट फंड में कुछ गलती कर दो तो नहीं पता, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं सर, सिर्फ प्लस करते गए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस में एग्जामिशन मिलेगी नहीं, 115 बीएससी लेके चल रहे हो सर, आ रहा है समझ? आगे बढ़ते सर, ये टीडीएस वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ सर, क्या होता है ध्यान से सुनना। सर सैलरी में जो होता है ना वो स्लैब के बेसिस में टीडीएस काटते हैं, ठीक है? तो सर हमारी इनकम तो आप ही लोगों ने बताई कहां गया, ये रहा, ये इनकम है। अब एक मिनट पूरा ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, हड़बड़ाओ मत सर, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कंसेप्ट सीखो। सर 115 बीएससी में हमने सीख के आया सर 15 लाख तक इनकम में 1,87,500 टैक्स होता है, याद है? लिखवा दिया था ये मैं आपको। सर बैलेंस जो भी बचेगा उस बैलेंस पे कितना होगा, 30%, ठीक? तो ये जो 167,6036 इसमें 15 लाख में तो फिक्स है, बैलेंस का 30% करो, दोनों को करके ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। अच्छा ये समझ आ रहा है ना 115 बीएससी के हिसाब से क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि उसने एम्प्लॉयर को इंटीमेट किया है कि भैया मैं 115 बीएससी निकाल रहा हूं, मेरा उसके हिसाब से टैक्स होगा 240,310 प्लस 4%, प्लस 4% भी करो, फाइनल बता रहा हूं ना 249923। अब बात ध्यान से सुनना, टीडीएस उसको इतना काटना चाहिए, सैलरी में तो मेरा इतना ही टीडीएस, इतना ही तो टैक्स बना है ना, तो इतने का ही तो टीडीएस काटेगा। अब उसने कितने का काटा है, आओ अमाउंट का है ये देखो सर, आओ सर ऑप्शन नीचे देखते, whether the tax deducted at source by Sky Private Limited on the salary paid to Mr. Sahil based on the intimation submitted by him is correct? No, सर करेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने करेक्ट वैल्यू निकाली है। अभी अभी आप लोग टीडीएस पढ़ाया नहीं हूं तो उस पॉइंट को छोड़ो, बाकी समझ तो आएगा कि कैलकुलेशन कैसे हुई है, आई बात समझ? अगला देखो,
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द, प्लीज ये बड़ा प्यारा है, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मतलब सब कुछ आने वाला है सर, हम इसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। टोटल इनकम विदाउट राउंडिंग ऑफ, आपको राउंडिंग ऑफ मना कर रहा है सर, कुछ मत करो आप। ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट ऑफर 115 बीएससी। तो आराम से अब देखो मैं कैसे करता हूं, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। इसकी अब आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो और मुझे बताओ पहले सैलरी की इनकम कितनी। अबे 16736 यही है सैलरी की इनकम सर। जब मैं 115 बीएससी ले रहा था तो इसमें कुछ भी नहीं किया था, याद है वो चिल्ड्रन एजुकेशन वाला भी 2400 छोड़ दिया था मैं। पहले माइनस करता हूं क्योंकि अब मैं नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा हूं, तो नॉर्मल प्रोविजन में 2400 तो मिलेगा ना एग्जेम्पशन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2400 रुपए, ये समझ आया 2400 कहां से आया, 100 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है। अगला माइनस, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है सर 50,000 की, जो 115 बीएससी के कारण नहीं मिलती। सर प्रोफेशनल टैक्स आप जो पे किए हो वो भी तो है ना सर, 2400 माइनस, सर करो ये कितना आ रहा है। अबे रुको, क्या 16 यही आ रहा है। अभी सुनो, ये सैलरी की फाइनल हुई है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, बाकी हेड भी तो जिंदा है ना सर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाकी हेड कहाँ है, अगर याद करो तो लास्ट वाला जो पॉइंट था क्या वो कैपिटल गेन वाला पॉइंट था, तो कैपिटल गेन की भी तो मेरी इनकम जिंदा है ना सर, तो 15,000 तो ये भी है। कैपिटल गेन का कितना, 15,000। और कोई इनकम बची है तो बताओ। वेरी गुड, ब्रिलियंट सर। आईएचपी भूल कैसे सकते हैं सर, आईएचपी का 2 लाख का लॉस आया था, कैसे आया था याद है ना सर, इंटरेस्ट क्लेम किए थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख का लॉस। अच्छा आईएचपी का लॉस क्या सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, अभी ध्यान मार खाएगी बहन, ठीक है। ये हुआ एडजस्ट, और कुछ देखो देखो नजर घुमाओ, देख लो और कुछ, सॉरी वो तो डिडक्शन है। अभी अभी तो मैं आपसे ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहा हूं सर ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ बच गया तो आप और बताइए। वो भेजा ना ग्रुप में पीडीएफ, देखो आपको कोई पॉइंट और लग रहा है बताओ मेरे को, अपन डालेंगे। एक बार नजर फेर लो, गलती नहीं होगी। हाँ अभी अपन ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे, जीटीआई की बात कर रहा हूं मैं, डिडक्शन तो दूर की बात है। कोई और कुछ, और कुछ नहीं है तो फिर मेरे को बताओ सर, फिर तो आप लोग मेरे को बताओ। तो 2 लाख के साथ और भी था ना, अरे तो वो डिडक्शन है, मैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। हाँ एचपी में तो 2 लाख एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं कर सकते हम। फाइनल है ये, बताओ भाई एड मतलब प्लस माइनस सब करके बताओ। 14,36,000 यही आ रहा है तो बताओ, ये आया। अब बात करते हैं डिडक्शन की, और सर डिडक्शन ये तो हम देखें बहुत सारी हमें दिखी है सर। आओ डिडक्शन में हमने सबसे पहले देखा था सर, ये जो मेडिकल प्रीमियम पे किया था सर, एटीडी वाली। एक काम करो, ये तो रफ है ना, हम जैसे चाहे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, एटीडी लिख लेता हूँ। कितना मिल जाएगा, 50,000, 50,000 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं सर, ठीक। आओ अगला देखो, अगला क्या घर का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट 18,983 वाला जो 80 में क्लेम करेंगे, ये भी तो 2 डिडक्शन इन है। तो आओ सर एक काम करते हैं, एटीसी लिखते हैं। अच्छा एटीसी में बहुत सारी है ना, तो एटीसी के लिए थोड़ा जगह छोड़ देना ना, एटीसी में बहुत सारी है, क्योंकि एक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अमाउंट बताओ ना प्लीज। 55,037, ठीक है। इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ना क्योंकि एटीसी में अपन को ट्यूशन फीस भी लेना है
और वो यूलिप वाला भी लेना है, वो वाइफ का LIC कराया वो भी लेना है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना सर, ठीक है। उसमें आ जाता हूं सर 80EEA में कितना इंटरेस्ट पे किया है 18983 ये इंटरेस्ट आ गया हो। इसके बाद सर हमने ये वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद ये ट्यूशन फीस 77 लिखते हैं सर, ATC में ही तो जाती है सर, ट्यूशन फीस 77,000, ठीक है। उसके बाद सर यूलिप प्लान में डाला सर 5,000 और LIC में 10,000, यूलिप 5,000 LIC 10,000 और क्या दिया हुआ है सर PM केयर फंड अगला सेक्शन है सर। पहले ये आएगा 12,500, ये हम किस में लिए थे सर 80CCD1B याद है ना सर, तो ये 12,500 इसको मैं यहां लिख लेता हूं 80CCD1B, अरे 1B सर इस पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती तो इसको डायरेक्टली 12,500 को आउटर कॉलम में लिखता हूं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा और कोई बताओ जल्दी बताओ, एक और है 80G कितना 50,000 पूरा मिल जाएगा PM केयर फंड का विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है 100% है। एक और है, चलो एक और ढूंढ दिए तो मान जाऊंगा, ढूंढ लो, चलो एक और है, एक और है, ढूंढो तो माने। वेरी गुड, ब्रिलियंट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। याद है शुरू में ही बोला था एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूट की डिडक्शन 80C में लेते हैं सर, आ जाओ नीचे लेंगे सर, वेरी गुड आ गया यार, यहां आ जाएगा सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट था एक बार 114,132। अब अगर आपको याद हो तो सर इन सब को मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, आप इसको ऐड कर लो, ये 1,50,000 से कहीं ज्यादा जा रहा है, आप कर लेना, ये उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। आई बात समझ सर, ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास है, डिडक्शन हमने निकाल लिया है, माइनस करो कितना आ रहा है, वो ग्रॉस टोटल इनकम छुप जाएगी इसलिए नहीं कर रहा था। कितना 112 नहीं पता, तो छोड़ तो नहीं रहे हो ना, बहन तू अब आंसर ही नहीं देगी, कैसे करती है पागल, प्लस माइनस नहीं आता। आज से तेरी शाम को आरम के साथ क्लास है, बता बहन क्या था 115 ठीक 1154753 ये आया सबका, ये हमारी क्या आ गई सर टोटल इनकम, हमसे क्वेश्चन में वही तो पूछा था सर, आओ ये रहा सर, ठीक। अब बात क्या है सर टैक्स लायबिलिटी निकालने की, तो सर ये हमारी इनकम तो निकल चुकी है और टैक्स भी तो इसी पे निकालना है मेरे को, एकदम सिंपल, ध्यान देना सर प्लीज ध्यान देना, एक गलती होने के स्कोप 1154753 इसमें सर कैपिटल गेन वाली अमाउंट है, तो कैपिटल गेन वाला जो 15,000 है उसको मैं हटा देता हूं सर, क्योंकि इसमें 111A अप्लाई होगा और उस पर 15% लगता है सर। बाकी बैलेंस कितना आ रहा है बताओ, अब ये आया, इसमें भी सर 10 लाख में तो फिक्स है 112500 और जो बैलेंस बचेगा उसमें 30%, ये करो, ये पूरा करके प्लस 4% ऐड करके मेरे को बता दो कितना आ रहा है। 500 500 एक मिनट रुक, सब ऐड करने के बाद बोल रहे हो, इसको ऐड किए, इसका टैक्स निकाल के ऐड किए, नहीं तो क्यों नहीं की, अरे सभी तो टैक्स निकालोगे ना, पूरा ऐड करोगे ना, इसका आएगा
सभी को लेके 4% करना है, प्लस 4% ऐड करके इसका 2250 है ना। करो करो, बाकी लोग भी करो, फिर चेक करता हूं मैं। सब अलग एक प्लस माइनस टैक्स मल्टीप्लाई करके निकालना नहीं आ रहा है। 162 आ रहा है ना, तो वो राउंड फिगर हो जाता है सर इनकम टैक्स। हाँ वो राउंड फिगर हो जाता है, ठीक है। टैक्स तो सही निकाला करो। एज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ओनली, आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओनली। सर सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप ये मान के चलो कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन मेड बाय मिस्टर साहिल एंड हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। What amount of deduction, आपसे सिर्फ amount of deduction चाहता है which is available to Mr. Sahil under chapter 6 से if it does not offer 115 BSc। आराम से सर आप बाकी सब डिडक्शंस तो लोगे, एक ही तो जाएगी। कौन सी नहीं मिल रही है? ये वाली नहीं मिल रही है, और कोई नहीं, तो ऐड करके निकालो और बताओ। सिर्फ ये वाली प्रोविडेंट फंड वाली मत लेना सर डिडक्शन। सर चेक करना, अब की बार ये 1,50,000 से एक्सीड नहीं करेगा, अब की बार ये कुछ कम आने वाला है। कितना आ रहा है बताओ? 147। ठीक है, ये आ गया, ये और बाकी ऐड करके पूरा फाइनल। ये वाला आ रहा है 2,78,520। बाकी डिडक्शन ऐड करो ना सर, बाकी तो ऐड होगी ना, ये वाले के साथ बाकी ऐड कर दो। ठीक है, ये देखो सर, ये आपका केस सिनेरियो सॉल्व हुआ और इसके ये पूरे पार्ट सॉल्व हो गए। कहाँ टफ लगा सर केस सिनेरियो? जस्ट यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, जस्ट एकदम कॉन्सेंट्रेट, लापरवाही नहीं कर सकते, एक भी पॉइंट स्किप होने पे डाउट होता है। इसके बाद सर इसके और कुछ एमसीक्यूज है, 3 एमसीक्यू और है, उसको सॉल्व करते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट होगा, आपको समझ आएगा कि ये बड़े एमसीक्यूज कैसे आते हैं। देखो सर, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 22-23 मिस्टर ए हैज लॉस ऑफ 8 lakh under the head IHP which would not be set off against any other head of income as per the provision of section 71। ठीक है, the due date of filing of return of income under section 139 subsection 1 in case of Mr. A has already expired। ए भगवान, वैसे हम पढ़ के आए सर, IHP और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में अगर रिटर्न नहीं भी फाइल की हुई हो तो भी हम लॉस क्लेम कर सकते हैं, हम सेट ऑन सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़े। And Mr. A forgot to file his return of income within the said due date। However, Mr. A filed his belated return of income for the assessment year 22-23। Now, while filing return of income for the assessment year 23-24, Mr. A wishes to set off the said loss against the income from house property for the previous year 22-23। Sir, सिर्फ पार्टनर। सर ये पूछ रहा है कि सर क्या ये जो 8 लाख का लॉस है, क्या ये लॉस करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट कर सकता है? यस सर, हम तो पढ़ के आए हैं कि सर रिटर्न नहीं भी फाइल किए तो भी आप आईएचपी का लॉस क्लेम कर सकते हो, और सर लॉस क्लेम तो कर लोगे, करंट ईयर में जितनी इनकम है उससे लॉस क्लेम कर लोगे, फिर बचा हुआ जो बैलेंस बचता है फिर वो हम चेक करते हैं सर। तो देखो पहला वाला तो ऑप्शन ही गलत होता है, नो तो होगा ही नहीं बात। इसके बाद ये बोल रहा है सर 2 लाख तक का ही लॉस क्लेम कर पाओगे? नहीं सर, करंट ईयर में तो आप जितना भी लॉस एडजस्ट करना चाहो लॉस एडजस्ट कर सकते हो, वो 2 लाख की लिमिट तो किसके लिए होती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केसेस में आती है, ठीक है। तो सर यहां पर देखो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यस, मिस्टर ए कैन सेट ऑफ अ लॉस ऑफ 8 lakh ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 23-24 फ्रॉम हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ एनी एंड द बैलेंस टू बी हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर कुछ बचेगा तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, Mr. Vikas transferred 600 unlisted share of XYZ Private Limited to ABC Private Limited on 15/12/2022 for 3.5 lakh when the market price was 5,15,000।
द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फॉर मिस्टर विकास वाज 4,25,000। एक मिनट आराम से सर, इसने शेयर ट्रांसफर किया है। सर अगर आपको आईयूएस याद हो तो आईयूएस के केस में सेक्शन 56 पढ़ते थे, वहां पर हम ये बोलते थे सर कोई भी पर्सन अगर किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और फेयर मार्केट वैल्यू और जिस कंसिडरेशन में आपने ट्रांसफर किया है दोनों में अगर 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो सर आईयूएस में टैक्सेबिलिटी आती है। अब मिस्टर विकास ने किसको ट्रांसफर किया सर? एबीसी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या डिफरेंस देखो सर, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,15,000, ट्रांसफर कितने में किया है? कितना डिफरेंस आया? 165। क्या ये 165 एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में टैक्सेबल है? यस सर। आपको मैं स्मार्टनेस समझा रहा हूं, ये दो ऑप्शन तो पिक्चर से ही बाहर हो गए, बचे तो यही दो। अब बात क्या होती है देखो सर, मिस्टर विकास ने भी तो ट्रांसफर किया है, तो बात ये सर मिस्टर विकास जो ट्रांसफर कर रहे हैं क्या उसके हाथ में भी कैपिटल गेन की बात आएगी? यस आएगी। अब आप एक बात समझो, जब आप सर आईयूएस में टैक्सेबिलिटी के लिए फेयर मार्केट वैल्यू 5,15,000 ले लोगे तो सर क्या मेरे लिए भी सेल कंसिडरेशन 5,15,000 हो जाएगा? यस सर। तो 5,15,000 मेरे लिए क्या हो गया? सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट कितनी थी इंडेक्स्ड? 4,25,000 माइनस करो कितना आएगा? 90,000। आया समझ? अगला वाला क्वेश्चन देखो। Mr. Sameer, an Indian citizen, left India permanently with his wife and 2 children for extending his retail trade of business of toys in Canada in the year 2016. From Canada, he is managing his retail business of toy in India. Oh ho! Canada से India में business manage कर रहा है. For the purpose of his Indian business, he visits India every year from 1st September to 31st January. कितने दिन हुए सर? 1st September to 31st January. 1st September और 31st January दोनों को इंडिया में काउंट करना। सर कितने दिन हुए? 153। वेरी गुड सर। विजिट के केस में अगर आपको याद हो तो हम तीन बातें पढ़ते सर। पहला, या तो सर 182 हो जाए, दूसरा या तो 120 हो जाए, बट उस केस में हम इनकम भी देखते हैं सर, 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए। तीसरा होता था वो डीम्ड रेसिडेंट, वो तो लास्ट का ब्रह्मास्त्र, उसको छोड़ो। ठीक है, तो सर यहां पर 183 वाली बाहर से तो बाहर हो आप। अब 120 वाली जो कंडीशन है उसके लिए हम लड़ेंगे सर। ही विजिट्स, ठीक है, हिज बिजनेस इनकम इज 23,50,000 एंड 18 लाख फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ बिजनेस इन कैनेडा एंड इन इंडिया। सर इंडिया वाली इनकम कितनी है? 15 लाख से एक्सीड कर गई, तो क्या ये समीर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। He has no other income during the previous year 2022-23. Determine his residential status and taxable income taxable in his hands for the assessment year 23-24. सर रेसिडेंशियल स्टेटस तो ये आप बता दिए। अब आपसे पूछ रहे सर इसकी इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी? तो देखो ये 18 तो टैक्सेबल है। मेरा क्वेश्चन ये है 23.50 टैक्सेबल है कि नहीं इंडिया में? नहीं है ना सर, क्योंकि वो कनाडा से मैनेज हो रहा है। जो इंडिया में मैनेज होता है, जो इंडिया की इनकम है वो टैक्सेबल है। अगर ये कनाडा वाला बिजनेस भी इंडिया से मैनेज होता ना तो टैक्सेबल हो जाता। आई बात समझ? तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं आई थी बकवास, ये है ना सर। क्लियर हुआ सबको? अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव ये करना है क्या? ठीक है, ये मैं खुद कर लूंगा, रहने दो, खुद करके रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक। Rachna, age 32 years, an interior decorator, has professional receipt of 25,60,000 for the previous year 22-23. She has also earned 1,25,000 as dividend and 4,65,000 as interest income. ठीक है। On fixed deposit. अरे यार FD है सर, डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना? ATTTA भी नहीं क्लेम कर पाओगे सर आप, सेविंग में क्लेम करते हैं। She incurred an expense of 13 lakh for her profession. अच्छा, and 30,000 as interest on loan for making investment in shares on which she received dividend. सर हम आईयूएस में पढ़ के आए, डिविडेंड में मैक्सिमम 20% एक्सपेंस मिलता है सर। तो 1,25,000 का 20% करोगे तो 25,000 आएगा सर। ये 30 तो नहीं मिलेगा आपको, 25 मिल जाएगा सर।
What would be her total income for the assessment year 23-24, assuming that she wishes to maximize maximum tax saving without getting her books of accounts audited? प्यार से बोला, ऑडिट नहीं करवाना चाहती, ऑडिट नहीं करवाना चाहती मतलब 44 ADA के हिसाब से चल लो। और 44 ADA ये बोलता है भैया जितना भी ग्रॉस रिसिप्ट है इसका सीधा सीधा 50% क्या हो जाएगी, इनकम। कितना आ रहा है? 12,80,000 आया सर। डिविडेंड इनकम 1,25,000 माइनस सर 25,000 जो आपको मैक्सिमम एक्सपेंस मिल जाएगा। इंटरेस्ट इनकम 4,65,000। आपको टोटल इनकम निकालने बोला। सर कोई डिडक्शन मिलेगी? नहीं सर। टीटीए तो मिल नहीं सकता क्योंकि एफडी है, एफडी है ना, तो टीटीए तो मिलेगा नहीं और कोई डिडक्शन बची नहीं सर। यही आपकी क्या आ जाएगी? समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ओके जी। करना है क्या डिस्क्रिप्टिव भी? अभी टोटल इनकम वाला क्वेश्चन का देखते सर। कभी भी बड़े क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? पहले नीचे आके पढ़ो सर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर, एज्यूमिंग मिस्टर राज डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी। ठीक है, तो आपको इस बंदे की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना है। चलो सर देखते हैं एक एक ट्रांजेक्शन। मिस्टर राज, एज 52 ईयर्स। सर जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसमें एज बहुत मैटर करती है सर, बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि उसी से तो आप स्लैब डिसाइड करते हो, कई सारी डिडक्शन डिसाइड करते हो। रेसिडेंट इंडियन हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, देखो टोटल इनकम का क्वेश्चन है। एक काम करते हैं सर, अभी तो मैं पूरा फुल फॉर्मेट एकदम प्रॉपर नहीं बनाता, अभी मैं एक रफ फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर हम पूरा फॉर्मेट बनाने जाएंगे तो हो गया फिर हमारा काम अभी। ठीक है, एक रफ फॉर्मेट बना लेता हूँ जिससे हम एक एक चीज को नोट करते जाएंगे सर। ठीक, जब स्टूडेंट एग्जाम में बनाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। ठीक है, पूरा लिखेंगे सर, पूरा, ऐसे छोड़ना नहीं सर, अधूरा नहीं बनाना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान दो। He occupies ground floor of his residential building and let out first floor for residential use at an annual rent of 3,34,000. He has paid a municipal tax of 30,000 for the current year. Both this floor are equal size. पहली चीज सर इधर ध्यान दो, मतलब हमें IHP की इनकम तो मिल गई है। IHP में इन्होंने बोला सर ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में NAV नील हो जाती है सर। ठीक, माइनस सिर्फ इंटरेस्ट माइनस होता है क्योंकि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आना नहीं है। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नील करके इंटरेस्ट लिखोगे सर, तो इंटरेस्ट अभी अपन देखेंगे, चेक करेंगे, अभी अपन को पता नहीं है। और फर्स्ट फ्लोर सर, फर्स्ट फ्लोर है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये लेट आउट है सर, इसका रेंट दिया हुआ है आपको, मतलब NAV बोल लो इसको, यही NAV है सर। नहीं NAV तो नहीं, इसको GAV बोलना सर क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ है। इसको बोल लो GAV। GAV आपको कितना दिया हुआ है सर? 3,34,000 था जी सर, 3,34,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स के साथ एक बड़ी प्यारी सी चीज है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का। कल या परसों ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बैठा के क्वेश्चन कराया था सर। फिगर्स थोड़े से चेंज है, नाम चेंज है, बट ट्रांजेक्शन सिमिलर है सर। ठीक, तो ये म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 30,000। ये 30,000 पूरे घर का है सर, इसको डिवाइड बाय 2 करना, बोला ना इक्वल साइज, डिवाइड बाय 2 करना। जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होता, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, तो यहाँ पर आप 15,000 माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा? 3,34,000 माइनस 15,000, 3,19,000। ठीक, ये आ गई आपकी NAV माइनस 30%, इसका 30%, 95700 माइनस सर इंटरेस्ट भी तो आएगा। ठीक है, चलो
देखते हैं आगे इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या। As per the interest certificate from the ICICI Bank, he paid 1,80,000 as interest and 95,000 towards principal repayment. सर देखो प्रिंसिपल रिपेमेंट तो 80C में जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ये 1,80,000 जो है इंटरेस्ट, ये पूरे घर का है सर, इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा सर। क्यों सर, अभी तो बोला इक्वल साइज, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो अपन क्या करते हैं 1,80,000 इसका डिवाइड बाय 2 किए तो 90,000 इंटरेस्ट यहाँ, 90,000 इंटरेस्ट यहां, तो ऊपर आ जाएगा सर 90,000 का लॉस, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, यहां निकालना पड़ेगा सर। माइनस किए 90,000, ये आ रहा है सर 1,33,300, ये आ गया। अब आप इसको क्या करोगे सर, 90,000 से एडजस्ट कर लोगे 90,000 के लॉस से, तो आईएचपी की फाइनल आईएचपी की इनकम जो आउटर कॉलम में जाएगी वो 43,300। समझ आया, सिंपल, मैंने आपको आईएचपी ये पूरा सॉल्व करके दिखाया, क्लियर हुआ। मैंने ये जो इनकम है आईएचपी की उसको एडजस्ट किया सर 90,000 से, तो 43,300, ये आईएचपी का क्रिस्टल क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, अगला देखो। He owns an industrial undertaking established in a SEZ which has commenced operation during the financial 1920. Total turnover of the undertaking was 400 lakh, out of which 120 lakh was from export turnover. Sir, आपको भी याद आ रहा होगा, SEZ की बात है, 10AA की बातें हो रही है सर। The industrial undertaking fulfill all the condition of section 10AA. Profit from this industry was 45 lakh. Okay, ये हमारी आईएचपी की इनकम वैसे भी हो गई थी। अब मूव करते हैं सर, अब हमारी नेक्स्ट इनकम कौन सी होगी, पीजीबीपी, क्योंकि एसईजेड की इनकम है ना सर, तो एसईजेड यूनिट से हमारी इनकम जो है वो है 45 लाख। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 45 लाख है। अब सर क्या एसईजेड की डिडक्शन मिलेगी, मिलेगी ना, कहा मना कर रहा हूं मैं, नहीं मिलेगी सर, बट अपन वो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे और उसके बाद डिडक्शन लेंगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ पीजीपी में इनकम दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बिजनेस की और कोई इनकम तो शायद नहीं है, तो यही आउटर कॉलम में भी चल जाएगी सर, 45 लाख, क्योंकि और कोई इनकम भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देखो। He employed 20 new employees for the said industrial undertaking during the previous year 22-23, out of which 20 employees, सर जैसे ही नई एम्प्लॉयज देखता हूं मैं, 80JJA वाली बातें याद आ जाती है सर, जहां पर न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंट करने में 30% डिडक्शन मिलती है, उनकी जितनी भी कॉस्ट होती है उस पर। ठीक है, out of 20 employees, 12 employees were employed on 1st May 2022 for a monthly emoluments of 18,000। हम पढ़ के आए 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, emoluments, and remaining were employed on 1st August 2022 on a monthly emoluments of 12,000। Thank God, दोनों 25 के अंदर है। All these employees participate in a recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to their bank account। ये तो सभी चीजें सही चल रही है, बस एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि डेज काउंट करना है। देखो मई वाले में तो दिक्कत नहीं आएगी, हमें 240 डेज देखना होता है, मई वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सर 1 अप्रैल मंथ में ही तो नहीं है ना सर, मई से तो वो अपॉइंट हो गया। बट अगस्त वाले से याद रखना सर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, ये कितने मंथ हो गए, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स इंटू 30 करोगे तो क्या ये 240 से ज्यादा चल जाएंगे, यस 240 से ज्यादा चल जाएंगे। जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो डेज काउंट करके भी चेक कर लेगा। ठीक है, बट इसकी अपन को डिडक्शन मिलेगी, तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं सर ग्रॉस टोटल इनकम माइनस करते हैं डिडक्शन, और डिडक्शन में लिख लेते हैं 80JJ, यार यहां लिख लेते हैं 80JJA, बट ये अपन को निकालना पड़ेगा सर, निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं साइड में निकाल लेते हैं 80JJA। ठीक है, यहां पर सर 12 एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
12 एम्प्लॉइज अपॉइंट हुए 1 मई को, तो 11 महीने के लिए अपॉइंट हुए, 18,000 उनकी इमोल्यूमेंट्स है ना, 18,000 11 महीने, प्लस सर 8 एम्प्लॉय अपॉइंट हुए, टोटल 20 थे ना सर, तो 20 में से 8 की कर लियो, 20 में से 12 की कर लियो, 8 बचे हुए, 8 एम्प्लॉय अपॉइंट हुए 1 अगस्त को 12,000 के लिए, तो 12,000 इंटू 8 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 महीने हटा दो 12। अब ये जो आएगा इसका 30% कर लेते हैं, ये करना पड़ेगा सर, 12 इंटू 18,000 इंटू 11 मेमोरी प्लस, 8 इंटू 12,000 इंटू 8 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल इंटू 30%, ये मेरा आ रहा है सर 9,43200, ये मेरी 80 की डिडक्शन आ गई, 9,43200, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 9,43200। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर एक बात बताओ, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में स्पेस छोड़ें, स्पेस छोड़ छोड़ के जो जो चीजें मिलते जा रही है उसका ट्रीटमेंट करते जाए? ऑब्वियसली ये कर सकते हो, यही करना पड़ेगा सर। आप एक बात समझो ना सर, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, पूरी इनकम का ट्रीटमेंट कर लिए, फिर बीच में डिडक्शन थोड़ी ढूंढने जाओगे सर, ऐसे में आपसे गलती होने के बेहद स्कोप है, कुछ ना कुछ छूटने के बहुत चांसेस है। अब जैसे एटीसी, अपन ने ध्यान नहीं दिया था पहले, एटीसी पढ़े थे, बोले थे, बट सर लिखे नहीं थे, तो एटीसी में देखो ये जो प्रिंसिपल रिपेमेंट के 95,000 ये भी तो मिल जाएगा सर, ठीक है। ये देखो मेरे को तो याद था, कोई बात नहीं, आप वहां पर नया क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना होगा, नहीं तो फंस जाओगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, फिर बाद में अखरेगा यार एक आध पॉइंट छूट गया, आता हुआ छूट जाएगा तो अखरेगा। उसके बाद अगला देखो, he has earned 30,000 and 45,000 as interest on saving bank account and FD respectively। वाओ, ये तो आईयूएस की इनकम है सर, और इसकी एज देखो, इसीलिए एज मैटर करती है, 52 ईयर्स है, तो इसमें डिडक्शन किस में मिल जाएगी सर, सेविंग में मिल जाएगी, टीटीए में मिल जाएगी सर 80। चलो लिखते हैं, पीजीपी की तो इनकम ये हो गई, इसके बाद अगर कैपिटल गेन आया तो देख लेंगे, और नहीं तो आईयूएस की 2 इनकम तो मिल गई मेरे को। आईयूएस की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, मैं अभी प्लीज शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग और इंटरेस्ट ऑन एफडी, एक है 30,000, एक है 45,000, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस 45, ये हो गया 75,000। इसकी मैं डिडक्शन भी ले लेता हूं सर, 80 में 10,000 मिल जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, he has sold his vacant land on 1/12/2022 for 15 lakh, stamp duty value of the land on the date of at the time of the transfer was 16 lakh, ठीक है, fair market value of the land on 1st April 2001 was 4.8 lakh and stamp duty value for that date was 4 lakh। हम पढ़ के आए सर, अगर प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले परचेज हो, इसमें तो परचेज भी किया, एक्वायर्ड देखो सर 2.80 में एक्वायर किया, तो फिर कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कॉस्ट ले लेंगे 4 लाख, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो सिर्फ इसमें कॉस्ट में ऐड होता है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में ऐड नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर 4 लाख हमारी कॉस्ट आ गई। अब सेल कंसिडरेशन 15 ले कि 16 ले, हमने इसके लिए भी सीखा था सर, हमने क्या बोला, आपका सेल कंसिडरेशन कितना है सर, 15 लाख, इसमें 10% ऐड करो तो ये आ जाएगा सर 16,50,000, फिर आप क्या करो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 16 लाख, इसको लिख के चेक करो क्या ये इसके बीच में कवर हो रही है, यस ये इसके बीच में कवर हो रही है, तो हमारा सेल कंसिडरेशन 15 ही होगा। अगर ये इसके बीच में कवर नहीं होती और यहाँ पर कवर होती है ना सर, तो जो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो हम सेल कंसिडरेशन ले लेते हैं, ये हम बहुत अच्छे से सीख के आए, सेक्शन 50C था सर, ठीक है, कैपिटल गेन में सीख के आए सर। तो यहाँ पर हमारे लिए सेल कंसिडरेशन कितनी है, 15 लाख, तो सेल कंसिडरेशन हो गई 15 लाख, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सर, तो 4 लाख इंटू, नीचे तो 100 है, अपॉन 331, 4 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा सर 13.24 लाख, इसको माइनस कर लेते हैं 15 लाख से,
ये आ जाएगा सर 1.76 लाख। आया समझ? ये आपका कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एकदम सिंपल। और कैपिटल गेन भी लिखेंगे सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,76,000। ठीक है, और कुछ है क्या देख लेते हैं भाई। He paid an insurance premium of 49,000 towards the life insurance policy of his son who is not dependent। अरे भैया, LIC के केस में डिपेंडेंसी नहीं देखी जाती, वो डिपेंडेंसी मेडिकल के केस में देखी जाती है। बच्चे आधे टाइम इसी में कंफ्यूज होते हैं। इसकी डिडक्शन कहाँ मिलती है? ATC। आ जाओ सर, ATC में 49,000 और आ जाएगा सर, ये LIC वाला है ना। ठीक है, तो ये हमारी टोटल डिडक्शन आ गई, ऊपर इनकम हो गई। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं है। तो अब हमें क्या करना है सर, सब चीजें वाइंड अप करना है। तो हमने सर IHP की इनकम लिख ली है, PGP लिख ली है, कैपिटल गेन को बाहर लिख लूं भाई ताकि कुछ छूटे ना। ठीक है, IUS की इनकम लिख ली है। आओ सर ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं। 43,300 प्लस 45 लाख प्लस 176,000 प्लस 75,000, ये आ रहा है सर 47,94300। ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन में एक चीज और याद आए तो ध्यान दो सर, 10AA वाली बात थी। 10AA का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। 10AA के लिए हम क्या करेंगे सर, 45 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 और टोटल टर्नओवर 400 था। यही तो था शायद, कुछ फिर भूल तो नहीं हूं मैं? नहीं, यही था सर। तो 45 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 400, ये सही तो करो ना। 45 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 400, यार सर 13.5 लाख। इतने की आपको 10AA में डिडक्शन मिल जाएगी। तो सर एक चीज बताओ, 10AA में डिडक्शन तो ले लेंगे। इसने कमेंट्स कब किया बिजनेस? सन 1920 में। तो सर क्या 1920 में किया है तो अभी इसका करेंटली क्या 5 ईयर कंप्लीट हो गया है? नो सर, 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। हम तो 22-23 की इनकम निकाल रहे हैं सर, तो प्रैक्टिकली अभी तो चौथा साल है सर। तो उस केस में क्या इसको 100% मिल जाएगा? यस, 100% मिल जाएगा। तो सिंपल है सर, ये 13,50,000 है, इसका 100% मिल जाएगा। यहां लिख लेते सीधा 13,50,000। ठीक है, अब इन सब को ऐड करके टोटल माइनस करते हैं। ठीक, चलो 13,50,000 प्लस 49,000 प्लस 10,000 प्लस 95,000 प्लस 943200। ठीक है, ये आ रहा है सर आपका 24,47,200। ये टोटल डिडक्शन हो गई। अब आ जाएगी सर टोटल इनकम, इसको माइनस कर लेते हैं उससे, 47,94300। इससे माइनस किए तो ये आ गया सर हमारा 23,47100। ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब अपन क्या करेंगे सर, इसी में टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब पता है सबसे खास बात क्या है इस क्वेश्चन की? अभी खास बात है, अभी आपको ध्यान देना है सर, पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल इनकम इसकी 20 लाख से ज्यादा है, मैं कुछ हिंट कर रहा हूं सर। 20 लाख से ज्यादा है इसकी टोटल इनकम। अगर 20 लाख से ज्यादा है इसकी टोटल इनकम तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा था सर कि अगर 20 लाख से ज्यादा अगर जाती है टोटल इनकम तो हम उस केस में AMT चेक करेंगे सर, और गारंटीड है इसमें AMT का इम्प्लीकेशन है सर। टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, प्लस अभी तो 10AA वाली चीज भी ऐड हो जाएगी और 80JJAA वाली डिडक्शन भी ऐड हो जाएगी। ये दोनों को ऐड करोगे तो और ज्यादा हो जाएगी सर। तो एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी 20 लाख से कहीं ज्यादा चल जाएगी सर। तो उस केस में AMT का इम्प्लीकेशन आएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं सर, एग्जाम में नहीं बोलता है AMT, खुद से चेक करना होता है। ध्यान देना सर, आपको टोटल इनकम के बेसिस में समझ आएगा सर कि AMT मतलब आपको देखो बता रहा हूँ 10AA बड़ी बड़ी डिडक्शन दिखेगी, उन बड़ी बड़ी डिडक्शन से वो थोड़ा सा हिंट करते हैं कि भैया AMT भी चेक करके आना। मैं तो हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ AMT चेक करके आओ, अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन में बोला है सर कि मत चेक करो। इग्नोर करने बोला तो बात अलग है, नहीं तो AMT चेक करके आओ, नहीं तो क्या होगा सर, फंस जाओगे। क्योंकि AMT के बारे में अलग से कुछ क्वेश्चन में बोलता नहीं है,
वो ना पता चलता है फिगर से कि AMT यहाँ इम्प्लीकेशन होगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड AMT का इम्प्लीकेशन है सर। ठीक है, तो अब अपन पहले क्या करते हैं, इस पे इनकम टैक्स के हिसाब से, नॉर्मल टैक्स के हिसाब से निकाल लेते हैं सर, नॉर्मल टैक्स के हिसाब से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो 23,47,100 है, इसमें कैपिटल गेन भी तो है, तो 1,76,000 का कैपिटल गेन है, उसका 20% कर लो। 1,76,000 का 20%, सर मैं टैक्स निकाल रहा हूँ ना, 35,200, और इसको माइनस कर लेते हैं, 23,47,100 माइनस 1,76,000। जो बैलेंस बची इनकम है, बैलेंस इनकम बच रही है 21,711,000, ये बैलेंस इनकम बच गई। ठीक है, अब इसमें अपन स्लैब लगा लेते हैं। सर इसकी एज 52 ईयर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लैब लगाते हैं सर। पहले 10 लाख में तो फिक्स है सर, 112500 ही आएगा। बैलेंस का 30% कर लो, प्लस कर लो 112500, प्लस ये इतना करने के बाद आएगा 463830। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर लो 35200, ये आ रहा है सर 499030। इसमें प्लस कर लो 4%, प्लस 4%, ये आ रहा है सर 518,991.2, हाँ 1 ही लिख लो, छोड़ो, 518,991, ये आया समझ। ये नॉर्मल। अभी AMT बचा है सर, अब ध्यान देना सर, AMT में कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। AMT के लिए अपन क्या करेंगे सर, पहले तो सर जो टोटल इनकम है उसी को लिख दो, 23,47,100। इसमें प्लस कर लो सर 10AA वाली डिडक्शन जो आपने क्लेम करी है, 13,50,000। फिर प्लस कर लो 80JJAA। एक स्टूडेंट बोला सर 80JJAA क्यों प्लस कर रहे हैं, अपन पढ़ के आए सर कि AMT निकालते टाइम, AMT जब अपन निकालते हैं तो सर जो डिडक्शन होती है सर 80IA से लेके 80RRB तक, ठीक है, वो एक्सेप्ट ATP अपन वैसे पढ़ते ही नहीं है, इंटर वाले पढ़ते ही नहीं है ATP। ठीक है, तो 80IA से लेके 80RRB जो बड़ी डिडक्शंस है उनको अपन को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो सर 80JJAA ऐड करेंगे सर, ये भी अपन निकाले 943200, ये कर लिया। अब इसको ऐड करता हूँ, 23,47,100 प्लस 13,50,000 प्लस 943200, ये आ रहा है सर 46,40,300। ये आया सर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, इसमें 18.5% प्लस 4%, सर मैं सब ऐड करके फाइनल लिखूंगा। इसका 18.5% प्लस 4%, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 4640,300 इंटू 18.5%, ये आया, प्लस के इसमें 4% और, तो ये आ गया सर 89,279। अरे यार 3.7 है ना, तो इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझो सर, क्या हमारा AMT ज्यादा आ रहा है, यस हमारा AMT ज्यादा आ रहा है, तो क्या हमें AMT ही पे करना होगा, यस हमें AMT ही पे करना होगा। ये बात अलग है सर कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसकी आपको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा, बैठा होगा दिमाग में। चलो आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरे कहां बच गया, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 में, determine the tax implication of the following transaction for the assessment year 23-24, give brief reason। आपको रीजन भी बताना है ना, एक तो टैक्स इंप्लीकेशन और रीजन भी, ध्यान दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has appointed Mr. Anand as an ambassador in Japan. He received a salary of 7,50,000 and allowance of 2,40,000 during the previous year 22-23 for rendering his services in Japan. He is an Indian citizen having a status of non-resident in India। सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, रिपीटेड मेरी बुक का क्वेश्चन है सर। इसमें आपका क्या होता है, सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है, अलाउंसेस वगैरह टैक्सेबल नहीं होते हैं सर, सिंपल है। अगला देखो, मिस काजल, अ नॉन रेसिडेंट इज एंगेज्ड इन द ऑपरेशन
which are confined to purchase of goods in India for the purpose of export। ये पढ़ के आया सर। अगर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट है तो ये माना ही नहीं जाएगा कि सर इंडिया में इनकम एक्रू हो रही है, तो ये इंडिया में एक्रू माना ही नहीं जाएगा, तो ये काजल की जो इनकम है वो टैक्सेबल ही नहीं होगी इंडिया में। सर ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन है, ये पहले भी किया हुआ है सर। आगे देखो, मिस्टर विकास अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हैज अर्न 3 लाख एज रॉयल्टी। सर मैंने जो टेलीग्राम में वो शेयर किया है जिसमें मैंने पेपर पैटर्न बताया कि किस टाइप का पेपर पैटर्न रहता है नवंबर के लिए, आप प्लीज उसको देख लेना, उसी पेपर पैटर्न से ये एमटीपी है सर। Mr. Vikas, a non-resident in India, has earned 3 lakh as royalty for a patent right made available to Mr. Raj, who is also a non-resident. दोनों non-resident है। Mr. Raj has utilized the patent right for the development of a product in India. ओ भाई, in India. अगर रॉयल्टी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन इंडिया यूज हुआ है तो ये आंख बंद करके टैक्सेबल है सर। फर्क नहीं पड़ता कितना इंडिया में रिसीव हो रहा है, कितना इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल इजी सा क्वेश्चन। Mr. Jay, an NRI, borrowed 10 lakh on 1/4/2022 from Mr. Aryan, who is also a non-resident, and invested such money in the shares of the Indian company. Mr. Aryan has received interest at the rate of 12%. Sir, अगर ये जो बोरो किया होता, ये पैसा जो होता अगर इंडिया में बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता तो टैक्सेबल हो जाता। ये तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर रहा है, ये टैक्सेबल नहीं होगा सर। ठीक है, ये इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में एक्रू मानी नहीं जाएगी। आप मेरी समरी बुक देख सकते हो, मेरे मैराथन देख सकते हो, इवन मैंने सर जो क्वेश्चंस कराया उसमें भी देख सकते हो। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और मेरी बुक में ये सब क्वेश्चंस कवर्ड है सर। मैंने इसको करवा चुका अपने स्टूडेंट्स को, ये उनको इतना टिपिकल नहीं पड़ेगा। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट को अभी भी बोल रहा हूँ सर, लास्ट के एमटीपीज और आरटीपीज करके जाओ, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस दैट लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। लो भाई आ गया टीडीएस, मैंने पहले ही बोला था सर टीडीएस आएगा, टीडीएस तो आएगा, 6-8 मार्क्स का आएगा सर। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद रेफरेंस टू असेसमेंट ईयर 23-24, ABC, a partnership firm, is selling its product R through e-commerce operator platform provided by XYZ। सर जैसे ही मैं ई कॉमर्स पढ़ता हूं ना, मेरे दिमाग में आ जाता है सेक्शन 194O, याद है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर। XYZ credited in its books of accounts the account of ABC on 28 Feb 2023 by a sum of 4,90,000 for the sale of product R made during the month Feb 2023। 4,90,000 ही है सर। आगे देखो, Mr. Ramesh, who has purchased product R through the platform XYZ, made payment of 60,000 directly to ABC। वाओ सर, देखो अच्छा हुआ ये 60,000 वाला दे दिया, अगर ये नहीं देता तो सर टीडीएस का इम्प्लीकेशन ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सिर्फ 4,90,000 होता तो 5 लाख से कम होता इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। 5 लाख से कम है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड किए, तो टीडीएस की बात ही नहीं आती। अब ये दोनों को ऐड करेंगे सर, 4,90,000 प्लस 60,000 जो डायरेक्टली मिल गया है, दोनों को ऐड करके चेक करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,50,000, और ये 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो इस केस में सर 194O में टीडीएस का इम्प्लीकेशन है। बहुत सिंपल, अच्छा था सर, आई बात समझ। अब 5,50,000 पे टीडीएस काटोगे सर, भूलना मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC Limited is a producer of natural gas. During the year, it sold natural gas worth 26,50,000 to XYZ company, a partnership firm. It also incurred 1,70,000 for the as freight for the transportation of gas. The ownership of the gas is simultaneously transferred by ABC Limited. इसको क्या हो गया? Simultaneously transferred by ABC Limited. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इट रेज द इनवॉइस एंड क्लियरली सेग्रीगेटेड द वैल्यू ऑफ गैस एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सर फर्क नहीं पड़ता ना सर, भले सेग्रीगेट कर ले, यहाँ पर तो बोला है ना सर बेचा है, बेचा है, तो बेचने पे 194C एप्लीकेबल नहीं होता ना सर। 194C एप्लीकेबल होता है ऑन द केसेस ऑफ वर्क, अगर कुछ वर्क करके दो तो 194C एप्लीकेबल होता है, बेचने पे 194C एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजाइन LLP पेड job charges to ABC, a partnership firm, for doing embroidery work or work। देखो सर 194C work on the fabric supplied by the design LLP during the previous year 22-23 is as under। बिल नंबर देखो 4 बिल है सर, तो देखो कितना हो रहा है, अमाउंट टोटल करते हैं। याद है ना 194C में लिमिट पड़ क्या है सर, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो 30,000, मल्टीपल हो
तो 1 लाख की लिमिट चेक करते हैं, ऐड करते हैं सर इसको 27,000 प्लस 25,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000, ये आ रहा है सर 1,12,000। सर क्या ये 1 लाख से एक्सीड कर गया? यस सर। क्या टीडीएस का इंप्लीकेशन आएगा? यस सर, 194C में आएगा सर। और याद रखना सामने वाला कौन है? पार्टनरशिप फर्म है सर। इंडिविजुअल एचयूएफ होता है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होता है तो 2%। तो आप 1,12,000 का 2% करोगे सर। आया समझ? सिंपल इजी क्वेश्चन था टीडीएस का, अच्छा था, आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे को लगा था सर 194 आर क्यू ये सब नए नए अच्छे अच्छे सेक्शन है उनसे देगा एमटीपी में, बट ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते, ध्यान दो। मिस्टर मनीष अ सिटीजन ऑफ कंट्री वाई, पहले तो क्वेश्चन में नीचे पढ़ लेते सर क्या निकालने बोलता है हमें। सर आपसे पूछ रहा है इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का टोटल क्वेश्चन है ऑफ मिस्टर मनीष फॉर द असेसमेंट ईयर। तो सर ऊपर क्या बोलता है? मिस्टर मनीष अ सिटीजन ऑफ कंट्री बाय अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक नंबर, इसका इंप्लीकेशन समझ रहे हो सर? रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब ये हो रहा है कि ये आदमी अगर दूसरी कंट्री में घर को लेट आउट करता है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है सर, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसकी अदर इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है इंडिया में, ये चीज का ध्यान रखना। सिर्फ बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में होता तो वो टैक्सेबल हो जाता, या इंडिया में एक्रू या डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होता तो टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, अगला देखो। ही ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी इन कंट्री वाई, वन इज यूज एज हिज रेसिडेंस, अनदर हाउस प्रॉपर्टी इज रेंटेड फॉर, ये दिया हुआ है बट ये हमारे लिए इररिलेवेंट है सर, क्योंकि वो बंदा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। He took ownership and possession of a flat in Delhi, इससे मतलब है मेरे को, which is used for self occupation while he is in India। तो self occupied property दिल्ली की, तो उसकी annual value क्या हो जाएगी? Nil। The flat was used by him for 3 months at a time when he visited India during the previous year 20 to 23। The municipal valuation दिया हुआ है, fair rent दिया हुआ है सर, self occupied property है, प्रॉपर्टी टैक्स ये सब चीजें दी हुई है, इन सब चीजों से मेरे को कोई मतलब नहीं है सर, एनुअल वैल्यू वैसे ही nil है। He has taken a loan of 18 lakh at the rate of 9.5% from HDFC Bank on 1st August 2020 for purchasing this flat. No amount is repaid till 31st March 2023। सर ये आपसे प्री पोस्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएगा सर। ध्यान दो सर, हम कैसे करेंगे? हम सिंपल मिस्टर मनीष, ठीक है, मिस्टर मनीष की इनकम निकालेंगे सर। दिल्ली वाले घर पे NAV नील है सर, तो जो माइनस होगा वो इंटरेस्ट ही माइनस होगा। इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर जंग है सर, इंटरेस्ट के लिए इसलिए जंग है सर क्योंकि यहाँ पर देखो सर ओनरशिप वो कब लिया? 1/10/2022 को, और सर लोन कब लिया है? 1 अगस्त 2020 को। तो सर मैंने आप लोगों को प्री पोस्ट का इंटरेस्ट सिखाया था सर, कैसे सिखाया था? डेट ऑफ बोरोइंग 1 अगस्त 2020, लोन रिपे तो हुआ ही नहीं है सर, टिल जिस साल सर ओनरशिप मिल गई, पोजीशन मिल गया प्रॉपर्टी का, तो सर 1/10/2022 इस दिन पोजीशन मिल गया, ओनरशिप मिल गया। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर? 21-22। ठीक, उसकी लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च 2022 लास्ट डेट। इस टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो कौन सा होगा? प्री का इंटरेस्ट होगा, और इसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट का होगा। मतलब पोस्ट का इंटरेस्ट होगा सर 1/4/2022 से लेके जो भी होगा वो पोस्ट का इंटरेस्ट होगा। तो सर हमें तो पहले प्री का निकालना है, तो सर लोन कितने का था? 18 लाख इंटू 9.5% इंटू 8/12, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो मैं निकाल रहा हूं ये निकाल रहा हूं सर मैं 20-21 का, तो ये कितना आएगा करना पड़ेगा? 18 लाख इंटू 9.5% इंटू 8/12, ये आ रहा है सर 1,14,000। ठीक, ये आ गया सर 20, इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये आ गया 2021 का। अभी 21-22 का भी तो होगा सर, 21-22 का कितना है सर? 8/12 ना करूं तो ये कितना आ रहा है? 1,71,000। अब ये दोनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर दो तो टोटल प्री का इंटरेस्ट आ जाएगा
2,85,000। सर क्या पूरा प्री का इंटरेस्ट एक बार में मिलता है? नो सर, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो सर, ये आ रहा है 57,000। ठीक है, ये आएगा 57,000। और पोस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा? ये 1,71,000 ही तो पोस्ट का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यही साल भर का इंटरेस्ट है। तो सर टोटल इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 1,71,000 प्लस 57,000। पर सर दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट आप कितना क्लेम कर पाओगे? 2 लाख। तो ये दिल्ली वाले घर से आपका 2 लाख का लॉस आ गया। ठीक, आगे बढ़ते। He had a house property in Bangalore. बैंगलोर में भी घर है, which is let out on a monthly rent of 40,000. Very nice. तो बैंगलोर वाले घर के लिए तो आपको कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे। बैंगलोर वाला घर है, ठीक है, ध्यान दो। फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट। ये तो बचपन वाली कहानी हो गई। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, 4,58,000। उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में विच एवर इज लोअर। तो 4,20,000 क्या आ गया हमारा? एक्सपेक्टेड रेंट। ये तो बचपन वाली कहानी में चले गए। 4,20,000 एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है सर? ये 40,000 पर मंथ था ना, ठीक है। तो 40,000 इंटू 12 करेंगे तो 4,80,000। दोनों में विच एवर इज हायर हमारा GAV आता है सर। तो 4,80,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स। और सर म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं। He has taken a loan of 25 lakh at the rate of 10% from one of his friend. Very very important. सर फ्रेंड से लोन लिया है तो भी क्या उसका इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? यस, क्लेम कर सकता है। रिसाइडिंग इन कंट्री वाई फ्रॉम फॉर दिस हाउस। अब एक खास बात सर, सेक्शन 25 पिक्चर में आता है और ये बोलते हैं सर आप इंडिया से बाहर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट करना जरूरी है। इस क्वेश्चन में TDS को लेके साइलेंट है, तो क्या मानूं मैं? सर हम ये मानेंगे कि TDS डिडक्ट हुआ होगा, नहीं होता तो कुछ तो हिंट देता सर TDS डिडक्ट हुआ होगा, नहीं तो ये जो लोन की अमाउंट दिया वही इररिलेवेंट हो जाएगी। क्वेश्चन इररिलेवेंट मत बनाना एग्जाम में, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स 5,400 पेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस ड्यूरिंग द ईयर। म्युनिसिपल टैक्स तो 5,400 मिल गया, माइनस कर दो। 4,80,000 माइनस 5,400, ये आ जाएगा सर 474600। ये NAV माइनस 30%, इसका 30%, 142,380 माइनस इंटरेस्ट। 25 लाख का लोन था, 10% इंटरेस्ट है, मतलब 2,50,000 माइनस 2,50,000। ये आ रहा है सर 8,22,2,220। ये आपका आ गया सर फाइनली इस घर की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास 2 लाख का ऊपर लॉस भी है तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। माइनस 2 लाख सर, ये इसका फाइनल आ रहा है 117,780। इतने का फाइनल आंसर आएगा, फाइनल लॉस आ जाएगा। आया समझ? इजी था क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी था सर। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? Kumar Enterprises, a sole proprietor, own 4 machines put in use for business in March 2021. The depreciation of this machine is charged at the rate of 15%. The WDV of this machine is 7,70,000. 2 of this old machine are sold on 15 July 2022 for 10 lakh. A second-hand plant was bought for 6,10,000 on 30th December 2022. यार ये तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे दी इंस्टीट्यूट, एग्जाम में भी ऐसे ही दे दे बच्चों को। माइनस 10 लाख, ये हमसे सर डेप्रिसिएशन चेक कर रहा है, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट चेक कर रहा है। 7,70,000 प्लस 6,10,000 माइनस 10 लाख, 3,80,000 सर, 3,80,000। उसके बाद सर ये 10 लाख के हमने बेचा है ना सर, तो 7 लाख फीफो मेथड अप्लाई होता है, तो सर ये 10 लाख में 7,70,000 वाली एसेट चले गई होगी और 6,10,000 वाली भी कुछ एसेट चले गई होगी। तो ये जो 3,80,000 की एसेट बची हुई है, ये 6,10,000 वाली एसेट बची हुई है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकेंड हैंड है ना सर, और कब परचेज किया है?
दिसंबर में तो 180 डेज से कम है तो 7.5% लगेगा, इसका 7.5%। ये आ रहा है सर 28,500। लो भाई, डेप्रिसिएशन का क्लेम बता दिए, कैपिटल गेन आएगा नहीं। उसके बाद आगे देखो, इफ कुमार एंटरप्राइजेज हैज सोल्ड द 2 मशीन फॉर 15 लाख। लो भाई, अगर ये 15 लाख में बेचेंगे तो क्या होगा सर, यहां पर अगर 10 की जगह 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, 7,70,000 प्लस 6,10,000 माइनस 15 लाख, ये आ रहा है सर 1,20,000 का कैपिटल गेन। बहुत ज्यादा इजी नहीं हो गया, 1,20,000 का कैपिटल गेन। मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट इस बार नवंबर में बहुत अच्छा इजी पेपर देने वाली है सर, बच्चों को निकालना चाहती है। इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहती कि बच्चे नए सिलेबस तरफ जाए, कोई भी जाए। टैक्स में अच्छे पेपर आने के चांसेस है, इजी पेपर आने के। अगला देखो, मिस्टर कल्याण एज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच वाज एक्वायर्ड ऑन 12/8/2005 फॉर 2 लाख। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर 22 लाख और इन दिसंबर 2022 the sub registrar refused to register the document for the said value as according to him stamp duty value based on the state government guideline was 28 lakh. Mr. Kalyan preferred an appeal to the revenue divisional officer who fixed the value at 25 lakh. हम तो पढ़ के आए हैं सर, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर की लड़ाई हो जाए तो वैल्यूएशन ऑफिसर की अगर वैल्यू कम हो तो उसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो 25 लाख ले लेंगे। ठीक है, कैपिटल गेन ही तो निकालना है, बहुत सिंपल है सर। सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 25 लाख। सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि 2 लाख में खरीदा था और लॉन्ग टर्म है सर, इनटू अब बेचा, करंट ईयर में बेचा है ना, तो 331 और 2005-6 का चाहिए अपन को, 2005-6 का कहाँ गया, 117, 2005-6 का यही है ना, हाँ 5-6 का 117 है सर, तो 331 डिवाइडेड बाय 117 करना पड़ेगा सर, 2 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 117, ये आ रहा है सर 56581, 2 ले लो, राउंड फिगर कर लेते हैं, माइनस कर लो इसको 25 लाख से, यार 1934,188। ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, ये एक्वायर्ड अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर 17 लाख, थैंक यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। सर ये आपको याद है सर, ये आप याद दिला के कर रहे हैं कि कितने बच्चों को ये याद है कि सेक्शन 54 याद है, 54 घर बेच के घर, तो सर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आओ सर, 54 की एग्जेम्पशन 17 लाख ले लो भाई, तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 2,34,188 फाइनल टैक्सेबल कैपिटल गेन, वो भी लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, लॉन्ग टर्म है, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते, ऑन 1 मार्च 2024 ही सोल्ड सच न्यू हाउस। अरे ये जो 17 लाख का घर है इसको बेच दिया, कितने में, 30 लाख में। सर हम पढ़ के आए कि जो नया घर हम खरीदते हैं उसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स है, ये तो 3 साल के पहले ही बेच दिया, लिया था मार्च में, बेचा है सर 1 साल में, 1 साल के भी अंदर बेच दिया, 11 महीने में बेच दिया, तो सर इस केस में क्या हो जाएगा सर, सेल कंसिडरेशन 30 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन की तो बात ही नहीं आती सर, 17 लाख थी, बट आपने 17 की एग्जेम्पशन पहले ही क्लेम कर ली थी, वो एग्जेम्पशन आपकी रिवोक हो गई, कैंसल हो गई, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो गई, तो पूरा का पूरा 30 लाख क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें इतना ज्यादा टिपिकल नहीं था। अगर कोई पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, Mr. Dinesh, who is 45 years old, and his wife, Mrs. Hina, who is 42 years old, furnishes the following information. ठीक है भाई, पहले नीचे में क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। सर आपको क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालने बोला है, मतलब क्लबिंग वाली बात है सर, चलो देखते हैं। सैलरी इनकम ऑफ मिसेस हीना, बाप रे, 9,60,000। इनकम ऑफ माइनर सन समीर, who suffer from disability specified in section 80U। सर ये क्लब नहीं होता,
डिसेबिलिटी वाला क्लब नहीं होता। इनकम ऑफ माइनर डॉटर निशा फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टेलीविजन सीरियल्स, सर ये भी क्लब नहीं होता, उसके स्किल टैलेंट की बात है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग गारमेंट्स, गारमेंट्स ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर दिनेश, ये हस्बैंड की इनकम दी हुई है। कैश गिफ्ट रिसीव बाय माइनर डॉटर निशा ऑन 2/10/2022 फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेस हीना ऑन विनिंग ऑफ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, सर ये क्लब होगा और पापा के हाथ में ही क्लब होगा, बट दिक्कत ये है सर 50,000 तक जो कैश गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उसके कारण सर ये क्लब होके भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैं तो क्या बोल रहा हूं, ये क्लब होगा बट ये एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है, ध्यान रखना। इनकम ऑफ माइनर सन हर्ष फ्रॉम अ स्कॉलरशिप, सर स्कॉलरशिप की इनकम क्लब नहीं होती है। रिसीव फ्रॉम ए स्कूल टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इनकम ऑफ माइनर सन हर्ष फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद पीएनबी मेड आउट ऑफ द इनकम अर्न फ्रॉम स्कॉलरशिप, ये क्लब हो जाएगा सर। और ये किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, पापा के हाथ में, बट इसमें 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, सेक्शन 1032 बीच में आ जाएगा सर, ठीक है। सर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ओरली बन जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तो सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन लग रहा है सर, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है, ठीक है। लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, वही सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन है सर। और ये डिक्टो सर मेरी बुक का सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मिस्टर निगम, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। आईएचपी का लॉस है 2,80,000, उसमें से 22,000 एडजस्ट किए, सर मैक्सिमम आप 2 लाख का लॉस क्लेम कर पाओगे आईएचपी का, वो भी सैलरी से एडजस्ट करोगे, तो सैलरी से इनकम नेट कितनी बच जाएगी, 22,000। ये तो सेम क्वेश्चन है। टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है सर 4,000 रुपए आ जाएगा सर, टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस, ठीक है। और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कितना आएगा, 74,000 माइनस 46,000, ये है 28,000। सर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो और किसी से देखते हैं, कोई और इनकम भी तो बचना चाहिए, ठीक है। सर कैपिटल गेन में भी लॉस आ रहा है सर, कैपिटल गेन में लॉस आ रहा है 600 रुपए का, 600 रुपए का लॉस आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। सर इनकम फ्रॉम बेटिंग से कुछ एडजस्ट नहीं होता, कार्ड गेम से कुछ एडजस्ट नहीं होता, लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स ये कहीं एडजस्ट नहीं होगा, तो ये दोनों इनकम ऐड किए तो टोटल इनकम ये 80,000 दिख जाएगी और ये 22,000, मतलब टोटल इनकम दिख जाएगी, कितना हो गया भाई, 80,000 प्लस 22,000, ये आ जाएगा 1,02,000, ये टोटल इनकम, क्योंकि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी और से एडजस्ट होगा नहीं, स्पेकुलेशन किसी और से एडजस्ट होगा नहीं, बिजनेस इनकम एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है दूसरी, सॉरी बिजनेस लॉस को एडजस्ट करने के लिए कोई दूसरी इनकम नहीं है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया सर। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 1,02,000, सिंपल इजी क्वेश्चन, ये थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये होमवर्क है, ये आप देख सकते हैं सर, ठीक है। चलो केस सिनेरियो की बात आती, तो केस सिनेरियो बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था सर। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ते हैं, ये चीज ये टेक्निक मैं बहुत टाइम से सिखा रहा हूँ सर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Neelkant and company need to furnish a statement containing detail of the stock of input held in a semi-finished or finished goods on withdrawal of the composition scheme. एक सर आपसे ये पूछ रहा है कितने टाइम पीरियड के अंदर सर स्टॉक्स की डिटेल देना है अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ रहा है तो। फिर सर आपसे पूछ रहा है सर टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी इनवॉइस इशू करने की टाइम पीरियड सर ऑन केसेस ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक। फिर आपसे पूछ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है, फिर आपसे पूछ रहा है सर आईटीसी रिवर्स कितनी करनी है, फिर आपसे एक क्वेश्चन है सर टाइम ऑफ सप्लाई का, फिर ये तो होगा सर केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस। आओ केस सिनेरियो पढ़ते हैं सर एक एक करके, लेट्स स्टार्ट, ध्यान दो। Neelkant and Company, a registered supplier under GST, is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. Okay. The firm had opted for composition scheme from April month of the last financial year. Its turnover crossed 1.5 crore on 9th May of the current financial year and has opted for withdrawal of the composition scheme on the said date. सर 9th मई को ही इसका टर्नओवर एक्सीड किया और 9th मई को ही अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे को कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाना है। तो हमने पढ़ा है सर, याद है सेक्शन 18 पढ़ा है सर। सेक्शन 18 जब हम पढ़ते हैं
ये आपका आईटीसी वाले चैप्टर में सेक्शन 18 पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये सीखते हैं सर, कोई अगर कंपोजिशन स्कीम से बाहर आके रेगुलर स्कीम में आ रहा है तो सरकार उसको बोलती है भैया सुनो, आप 30 डेज के अंदर पूरे डिटेल्स ऑफ स्टॉक इनपुट सबकी डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड कर दो सर। तो 9th में है सर, 9th में से अपन को 30 डेज काउंट करना है। आओ सर, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना सर। 9th में से आप काउंट करोगे तो मई में होते हैं 31 डेज और 9 डेज अलग कर दो, तो 31 माइनस 9 करोगे तो 22 वो हो गया। और सर 8th जून 30 डेज होता है ना, तो 8 जून तक चल जाएगा, 8 दिन और एक्स्ट्रा 8 जून तक। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। Neelkanth and company removed goods on 10th June for delivery to Chandra and company on sale or return basis. Chandra and company accepted the goods with a confirmation mail dated 15 December. सर हम पढ़ क्या है, देखो इसी का तो क्वेश्चन है सेकंड। आपसे यही तो पूछा ना सर, सेल और रिटर्न बेसिस के केस में इनवॉइस कितने टाइम पीरियड के अंदर इशू करना है, तो हम पढ़ क्या है सर, इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड क्या था सर, ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द रिमूवल। तो आओ सर, ये रिमूवल की डेट है सर, ठीक है, इससे 6 months, ये ऑन और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो 15 दिसंबर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो सर 10 जून से 6 महीना गिन लो सर। अगर आप इसे 10 जून से 6 महीना गिनोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ जाएगा सर 10th दिसंबर। 10 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों में विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या होगा 10 दिसंबर, ये रहा सर, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय नीलकांत एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ का पूछ रहा है, तो देखो क्रेडिट से रिलेटेड देखो क्या दिया हुआ है, द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर द वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। देखो जीएसटी पेड ऑन द इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। सर पर्सनल पर्पस में क्रेडिट नहीं मिलती, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट बोलता है। GST paid on the purchase of motor vehicle for the business use, being a two-wheeler having an engine capacity of 25 cc, क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, इसकी क्रेडिट मिल जाती है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। GST paid on the purchase of computer 19,000, ठीक है। GST portion was included as a part of the cost of the claim depreciation under the Income Tax Act 1961। हम पढ़ के आए हैं सर, सेक्शन 16 ये बोलता है सर कि अगर कोई जीएसटी वाले पोर्शन पे अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 पढ़ते हैं, वहां पर हमने कंडीशंस पढ़ी, 4 कंडीशन, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि सर अगर कोई आदमी जीएसटी पोर्शन पे अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करने जाए तो उसकी क्रेडिट क्या होती है, नहीं मिलती है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग मे Neelkanth and company has reversed ITC of rupees 10,000 for not making payment to vendor within the time prescribed under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. सर ये अगस्त में पेमेंट कर दिया, तो ये अगस्त में पेमेंट कर दिया, तो क्या ये 10,000 की क्रेडिट अगस्त में इसको मिल जाएगी? यस मिल जाएगी। तो टोटल क्रेडिट इसको अगस्त में कितनी मिल जाएगी सर? 19,000। समझ आया कैसे? 9,000 मोटर व्हीकल का और 10,000 जो पहले की क्रेडिट थी वो अगस्त में पे किया था, अगस्त में मिल गई। तो सर इसके लिए सिंपल, ये क्या बोला देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय नीलकांत एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कितना हो जाएगा? 19,000। समझ आया? देखो फोर्थ वाला, आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, आपसे पूछ रहा है कितनी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है। देखो ड्यूरिंग मे, सितंबर की बातें पूछ रहे सर, ध्यान रखना, ये तो मई चल रहा है सर, तो मई से हमें दिमाग लगाना नहीं है, बट एक बार रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग मे नीलकांत एंड कंपनी हैज रिवर्स आईटीसी ऑफ 10,000 for not making payment to vendor within the time prescribed under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. ठीक है, तो इसने जब वापस पे कर दिया होगा तो क्रेडिट मिल गई होगी। आगे देखो, out of the purchases made and the ITC availed during the earlier month, the following information is made available on as on September. इससे हमें काम है सर, सितंबर में पेमेंट इज ड्यू फॉर 165 डेज, इसका तो मिल जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डेज का टाइम पीरियड है, ये गया सर, इसको हमें रिवर्स करना पड़ जाएगा सर, ठीक है। 99 डेज का कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक। तो सर ये हो गया सिंपल 15,000, एकदम सिंपल। अगला देखो, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज इंपोर्टेड बाय नीलकांत एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। याद है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्या पढ़े थे सर अपन? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ एसोसिएटेड
डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और एट द और पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। दो चीजें देखते हैं सर। सर एक तो पहले देखेंगे डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और रिमूव सर, और दूसरा है पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। देखो क्या हो गया सर, ध्यान दो। Neelkanth and company received accounting services from Raghu and Company, an associated enterprise located in Sri Lanka. Okay. Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by Neelkanth and Company on its book on 10th October. हमने बोला था सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट का है 30 सितंबर और ये 10th अक्टूबर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या होगा 30 सितंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया, ये आपका केस सिनेरियो सॉल्व। आगे देखो, Subhash and company are registered person supplying taxable goods to an unregistered person. It need not issue tax invoice if the value of the supply of such goods is, sir, and the recipient does not require such tax invoice. सर इसके लिए हम लिमिट 200 पढ़ के आए कि सर अगर 200 से कम हो तो उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, वहां पर क्रेडिट की बात नहीं आती, सामने रिसिपिएंट को भी चाहिए नहीं। बट अगर आप इसका आंसर चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट अभी भी इसका आंसर 150 दिए, पता नहीं क्यों, बट इसका आंसर एज सच लॉ में भी सर 200 है। ठीक है, आगे देखते हैं। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। अगला देखो सर, डिवीजन बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 ध्यान दो। परितोष एंड कंपनी सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है, इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन द टैक्स पीरियड। सर आउटवर्ड की डिटेल दी हुई है। ठीक सर, ये सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, मेरी बुक में था सर, मैंने ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को करवाया। फर्क इतना है सर, ये आईटीसी की अमाउंट चेंज हो गई है। ठीक है, ये परचेज की डिटेल दी हुई है, उसके बाद आपको रेट्स दिए हुए हैं और आपको बोला सर मिनिमम जीएसटी पेबल कितना है भाई बता दो। ठीक है, ओके फाइन, चलो इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अरे यार, फिर यहां लिखेंगे सर वैल्यू, फिर यहां लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, यहां लिखते हैं आउटवर्ड डिटेल। सर ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, स्टूडेंट एग्जाम में पूरा लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑफ, पूरा पूरा डिटेल में लिखना सर। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा तो हो गया फिर तो। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा है। ठीक है, तो इंट्रा कितना है 10 लाख, और इंटर भी है सर 8 लाख। ठीक है सर, 10 लाख पे 9% ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, और इंटर में सर 18% है ना, हाँ 18% है, तो 8 लाख का 18% 1,44,000। ठीक है, ये आउटवर्ड की डिटेल्स चली गई सर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन ए। अब आती है इनवर्ड की डिटेल, इनवर्ड में भी इंट्रा होगा और इंटर होगा। इंट्रा कितना दिया हुआ है सर, इंट्रा दिया हुआ है 3 लाख एंड 2.5 लाख ना, 3 लाख एंड 2,50,000। ठीक है, तो ये 3 लाख, अरे इसको क्या हुआ, हाँ सही, 3 लाख इंटू 9%, ये आ जाएगा 27,000, ये भी 27,000 डैश, 2,50,000 इंटू 18%, ये आ जाएगा सर 45,000। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे ओपनिंग आईटीसी, ओपनिंग आईटीसी कितनी है 57, 60 और 140, 57, 60, 140।
ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं 57,000 प्लस 27,000, ये आ रहा है 84,000, ये आ जाएगा 87,000 और ये आ जाएगा 1,85,000। ठीक है, ये हो गया बी, ये था ए, ये है बी। अब अपन ए माइनस बी कर लेते सर, ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा सर 6,000, ये आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा 41,000 क्रेडिट। ठीक, अब इस 41,000 को अपन कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, 41,000 यहाँ 6,000 एडजस्ट कर लिए, यहाँ 3,000 एडजस्ट कर लिए, तो 6 और 3 9 ही तो एडजस्ट होगा, 41 पूरा क्यों लिख दिया मैं सर, 9,000 ही एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस, अभी भी मेरे पास क्रेडिट बच रही है, 41,000 माइनस 9,000, 32,000 की क्रेडिट अभी भी बच रही है सर, जो अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो नेट जीएसटी पेबल तो डैश कुछ है ही नहीं, जीएसटी पेबल आया समझ, इजी क्वेश्चन। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप एक बार में देख सको। क्लियर हुआ ये सबको, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। Red Paper Limited, Delhi, a registered supplier, manufacture taxable goods. It provide the following detail of the taxable interstate supply made by it during the month of March. Okay. List price of the goods supplied interstate exclusive of taxes 15 lakh. ठीक है. Subsidy received from the central government for the supply of taxable goods to the government exclusively related to the supply of goods included in serial number 1. तो ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है सर। अब इससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा वो पहले मेरे को नीचे पढ़ना पड़ेगा सर, क्या दिया हुआ है आगे तक। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, इसका भी ट्रीटमेंट नीचे पे डिपेंडेंट करेगा। टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये इंक्लूड होता है। पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं। लेट फी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, रिसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे 6,000 इन लंप सम। ओ माय गॉड, मैंने पहले भी सर एक शॉर्ट्स में बताया था कि लेट फी वगैरह जो पेमेंट होती है सर, वो लेट फी में एक बात हमेशा याद रखना, इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है। तो ये 6,000 में अपन को इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना है सर। ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं, हटाएंगे सर, मतलब टैक्स का कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है, इसको हटाएंगे सर। एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय हिम ओवर एंड अबव द अमाउंट। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव्ड। वेरी गुड, नेट ऑफ द टू सब्सिडी, सर गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है उसको तो आप सर वैल्यू में एक्सक्लूड करते हो, मतलब सिंपल सी बात है सर, गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसको हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइवेट की सब्सिडी होती है तो वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे इट मींस, देखो क्या बोल रही है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव्ड। मतलब गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिली है ना सर, अगर वो पहले ही माइनस हो गई है ना तो उसको कुछ मत करना, वो सही है, वो माइनस होनी चाहिए थी। पर सर अगर प्राइवेट से सब्सिडी मिली है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट से सब्सिडी लेके कॉस्ट कम कर रहे हो, कॉस्ट कम करके क्या कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो सरकार बोलती है भैया प्राइवेट की सब्सिडी जो आपको मिली है अगर वो माइनस हो गई है धोखे से तो आप उसको क्या करो, ऐड कर लो। तो यहाँ तो माइनस हो चुकी है, अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ आया, गवर्नमेंट बोलती है मैं सब्सिडी देती हूँ तो कोई टैक्स की चोरी नहीं है, साले तू खुद सब्सिडी वाला गेम खेलता है तो उस केस में टैक्स की चोरी है। आई बात समझ, मैंने क्या बोला, सिंपल है इतना, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना ना सर, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, हाउएवर द अदर चार्जेस टैक्सेस फीस आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस, मतलब बाकी सब चीजें अबव अलग से चार्ज की गई है। तो ये तो सिंपल है, 15 लाख। ठीक, प्लस सर जो अदर सब्सिडी 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000। ठीक है, पैकिंग चार्जेस और लेट फी 6,000 है सर, तो इसका क्या होगा, ये 6,000 में
जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड है, तो जीएसटी वाला हटाना पड़ेगा सर। 6000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, ये आ रहा है सर 5085 ले लो सर, राउंड फिगर। तो 5085 इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 15, अरे यार इसके एलसी को क्या होता है, 15 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5085, ये आ रहा है सर 15,90,085। ये आ गई आपकी वैल्यू सप्लाई। इजी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं। Gagan Engineering Private Limited, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited send its container truck equipped with items like repair equipment, consumable stores, parts, etc. from Haryana workshop to its own repair center registered under GST law, located in other states across India where the client machinery are being brought and being repaired. Discuss the livability of GST on the interstate movement of trucks. सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल है, उस पर जीएसटी नहीं होता, बट अगर वो रिपेयर पर्पस के लिए होता तो जीएसटी होता। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्कुलर के बेस पे क्वेश्चन है सर। अगला देखो, एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सर देखो सबसे पहले क्या दिए हुए, राघव ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। आसाम की बात है सर। हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन आसाम शोरूम इज 33 लाख, 40 की लिमिट मिल जाती है। इज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा। अरे यार त्रिपुरा के कारण सर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 लाख। हम तो पढ़ के आए सर त्रिपुरा के लिए लिमिट कितनी है? 10 लाख। तो सर भले ही आसाम की लिमिट 40 लाख होती, बट आसाम और त्रिपुरा है तो दोनों मिला के अब लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 लाख। तो इस बंदे को रजिस्टर कराना पड़ेगा सर, क्योंकि टर्नओवर बहुत एक्सीड कर गया है। आगे देखो नेक्स्ट केस, प्रिंस ऑफ पंजिम। ये तो दृश्यम मूवी की बातें हो गई। प्रिंस ऑफ पंजिम Goa is exclusively engaged in the intrastate supply of shoes. His aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh. सर 40 लाख की लिमिट है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स वाला है तो इसको रजिस्टर कराना ही नहीं पड़ेगा। हीरो ऑफ हिमाचल प्रदेश is exclusively engaged in the intrastate supply of पान मसाला। सर पान मसाला के केस में 40 लाख की लिमिट मिलती ही नहीं है सर, तो 20 लाख की लिमिट है। तो सर इसका तो करंट में कितना है? 24 लाख। तो इसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। समझ आया? आगे बढ़ते देखो, Kidsy Toy Limited, a wholesaler of toy registered in Chandigarh, is a renowned in the local market for the variety of toys and their reasonable prices. Kidsy Toy Limited makes supply of 100 pieces of baby learning laptops and chat learning phones to Nancy General Store on 25th September by issuing a tax invoice amounting to rupees 1 lakh. However, the said toys were returned, oh my god, returned by the Nancy General Store on 30th September. 25 को ये सप्लाई किया, 30 को ये रिटर्न कर दिया। डिस्कस विद डॉक्यूमेंट किड्जी टॉय लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इशू इन सच केस। सर अगर सामने वाला गुड्स आपको रिटर्न कर देता है, याद है अपन पढ़ के आए सर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, किसी से पैसा लेने का बना तो डेबिट नोट, यहां पर किड्जी लिमिटेड को पैसा देने का बना तो क्रेडिट नोट। वेरी सिंपल सर, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। आगे देखो सर, ये दो क्वेश्चन प्योर थ्योरी है सर, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके जीएसटी की भी एमटीपी सॉल्व करा दी, फिर भी इनकेस अगर कोई डाउट्स हो क्वेरीज हो तो आप जरूर बैठ के क्लियर कर सकते हैं, वो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, और याद रखना वादा है मेरा, एग्जाम से 1.5 डेज पहले मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हेल्प करूंगा, जितनी हेल्प चाहिए होगी मैं करूंगा सर, प्रोवाइडेड आप भी मेरे साथ बने रहो। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहना, वहां पर दिन रात बैठ के मैं वहां पर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करता हूँ, हेल्प करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आप उन्हें भी फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।